यूं तो फिल्म मेकिंग एक टीम वर्क है, इसीलिए हर डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन एक फिल्म बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है कहानी। अगर कहानी अच्छी है, उसे जानदार संवादों के साथ ठीक से पटकथा में बुना गया है, तो फिल्म कामयाब हो या ना हो, यादगार जरूर होगी। बिना जोरू का आदमी और बिना इंजन की गाड़ी दोनों बराबर। गरीब कायदे की बात करे तो गुंडा, गुंडे को गुंडा कहे तो गुंडा, और ये अमीर गुंडापन करते हुए भी शरीफ। ऐसी ही फिल्मों के लेखक थे पंडित मुखराम शर्मा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले ऐसे लेखक थे जिन्हें अपने जमाने में स्टार स्टेटस मिला हुआ था। कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स नजर रखा करते थे कि वो किस निर्माता निर्देशक की फिल्म लिख रहे हैं। उनसे पूछा करते थे कि वो अगली फिल्म किसकी कर रहे हैं, ताकि वो उस फिल्म को खरीद सके, क्योंकि उस दौर में उनकी फिल्में सफलता की गारंटी मानी जाती थी। वो पहले ऐसे लेखक थे जिनका नाम किसी फिल्म के पोस्टर पर छापा गया था। लेखक और लेखन को बॉलीवुड में बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलते नहीं देखा गया। गिनती के कुछ एक नाम हैं जिनका जिक्र हर मौके पर किया जाता है। बाकी सब अच्छा काम करने के बावजूद उपेक्षा का शिकार ही हुए हैं। ऐसे में पंडित मुखराम शर्मा को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने फिल्म जगत में लेखक और उनके काम को इज्जत दिलाई। वो अपनी शर्तों पर काम करते थे। अगर कोई फिल्म मेकर उनकी कहानी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो वो कहानी में बदलाव की जगह उस फिल्मकार को बदल देते थे। ऐसा ही हुआ था साधना फिल्म की कहानी के साथ। पंडित मुखराम शर्मा ने कहानी लिखी और वो चाहते थे कि बिमल रॉय उनकी कहानी पर फिल्म बनाए। कहानी सुनाने के लिए कार का सफर तय हुआ। पंडित जी ने कहानी सुनाई, जो बिमल रॉय को बहुत पसंद भी आई, मगर उनकी उलझन थी कि दर्शक एक तवायफ को घर की बहू के तौर पर स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए उन्होंने फिल्म का अंत बदलने की सलाह दी, जिसमें रजनी की मौत दिखाई जाए। ये सुनना था कि पंडित जी ने गाड़ी रुकवाई और बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गए। बिमल रॉय को लगा कि किसी काम से उतरे होंगे या कुछ सोच रहे होंगे, मगर वो वहां रुके नहीं और सीधे B.R. चोपड़ा के पास चले गए। उन्हें कहानी सुनाई और फिर ज्यों की त्यों वो कहानी पर्दे पर आई, जिसके लिए पंडित मुखराम शर्मा को फिल्म फेयर का बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी मिला। तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, अब इस घर से वेश्या बनकर नहीं जा सकती। पंडित मुखराम शर्मा का जन्म मई 1909 में मेरठ के एक गांव पूठी में हुआ था। फिर मेरठ में ही वो हिंदी और संस्कृत के टीचर भी रहे। फिल्में देखना उन्हें पसंद था, शॉर्ट स्टोरीज और कविताएं भी लिखते थे। उनका एक दोस्त था जिसका फिल्म जगत से नाता था और वो अक्सर मुंबई आते जाते रहते थे। उसने जब उनकी कहानियां सुनी तो उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी थी और फिर 1939 में वो अपनी नौकरी छोड़कर परिवार समेत मुंबई आ गए। पर मुंबई में काम मिलना ना आज आसान है ना उस वक्त था। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो पंडित मुखराम शर्मा को भी निराश होना पड़ा और फिर वो पुणे चले गए, जहां प्रभात फिल्म कंपनी में 40 रुपए महीने की तनख्वाह पर उन्हें मराठी कलाकारों के हिंदी उच्चारण को ठीक करने का काम मिल गया। इस बीच वो कभी कभी मराठी हिंदी फिल्मों में गीत के बोल सेट कर देते थे। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। फिर राजा नेने की फिल्म 10 बजे में उन्हें गीत लिखने का मौका मिला। फिल्म सुपरहिट रही तो राजा नेने ने उन्हें अपनी फिल्म तारामती लिखने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने उनकी कुछ और फिल्में भी लिखी। इसी बीच 1949 में आई माया बाजार की कहानी और गीत भी पंडित मुखराम शर्मा ने ही लिखे। और नहीं तो सही रोते रहो। फिल्म निर्देशक दत्ता धर्माधिकारी ने उनकी एक शॉर्ट स्टोरी पर मराठी में एक फिल्म बनाई, स्त्री जन्मा ही तुझी कहानी। 1952 में आई ये फिल्म इतनी कामयाब हुई कि 1954 में इसी कहानी पर हिंदी में फिल्म आई, औरत तेरी यही कहानी। ये वो दौर था जब पुणे में पंडित मुखराम शर्मा की कलम की धूम मच गई थी। पुणे में उनके घर में फिल्म मेकर्स का तांता लग गया था, मगर उसी समय उन्होंने तय किया कि अब वो मुंबई जाएंगे और ये फैसला बिल्कुल सही रहा। मुंबई में उनकी पहली फिल्म आई 1954 में, औलाद, जो एक पारिवारिक सामाजिक हिट फिल्म थी और इसके लिए उन्हें मिला उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट स्टोरी के लिए। अगली फिल्म वचन के लिए भी उन्हें बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। जिनके लिए तुम पेट काट रहे हो, जिनके लिए तुम खून पसीना बहा रहे हो, वो तुम्हारे बेटे ने। इसके बाद पंडित मुखराम शर्मा का सितारा हमेशा चमकता ही रहा। फिर तो उन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे। इनमें सिर्फ मुंबई के बड़े बड़े बैनर ही शामिल नहीं हैं, बल्कि दक्षिण भारतीय फिल्म कंपनियां भी हैं। हस्ती, घराना, प्यार किया तो डरना क्या, हमजोली की कहानी लिखी। AVM की 2 कलियां भी उन्हीं की कलम से निकली थी।
और प्रसाद प्रोडक्शंस की राजा और रंग, दादी माँ, जीने की राह जैसी फिल्में भी पंडित मुखराम शर्मा ने ही लिखी। एक सुंदर जाएगा तो दूसरा सुंदर आएगा। इस दुनिया में हंसने हंसाने वालों की कमी नहीं अमर। साधु को हर शख्स साधु नजर आता है और शैतान को शैतान। B.R. चोपड़ा उन्हें द ऑथर ऑफ आवर सक्सेस कहा करते थे कि जब एक औरत बच्चे वाले मर्द के साथ शादी कर सकती है तो मर्द के लिए रास्ता गलत क्यों है? B.R. चोपड़ा के लिए उन्होंने सबसे पहले लिखी थी एक ही रास्ता, इसके बाद साधना, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा जब यश चोपड़ा अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे तो वो फिल्म भी पंडित मुखराम शर्मा ने ही लिखी, धूल का फूल। ये टाइटल सुझाया था कवि प्रदीप ने, पर ये फिल्म आज भी अपनी कहानी, विषय और संवादों के लिए ज्यादा जानी जाती है। जिसे पाप समझकर मरने के लिए फेंक दिया था, जिसे जानवरों के खाने के लिए बियाबान जंगल में छोड़ दिया था। इस समय तक पंडित मुखराम शर्मा ने अपनी वो जगह बना ली थी। जब इस फिल्म की पब्लिसिटी की गई तो पोस्टर पर छपवाया गया पंडित मुखराम शर्माज धूल का फूल। इससे पहले किसी लेखक को ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। उनके बाद सलीम जावेद का नाम मूवी पोस्टर्स पर जरूर दिखाई दिया, मगर ज्यादातर राइटर्स को तो क्रेडिट भी ठीक से नहीं मिला। लेकिन पंडित जी का नाम बतौर लेखक, स्क्रीन प्ले राइटर और संवाद लेखक क्रेडिट्स में दिया जाता था। कई फिल्मों की पोस्टर्स में तो लिखा दिखता है पंडित मुखराम प्रेजेंट्स। ये कोई छोटी बात नहीं है। धूल का फूल में पहले हीरो राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपने तो मुझे विलेन बना दिया, ये एंगल बदल दीजिए। पंडित जी का जवाब था कि एंगल बदल दिया तो कहानी में क्या बचेगा। और फिर राजकुमार ने फिल्म छोड़ दी, उनकी जगह आए राजेंद्र कुमार। हीरो बदल गया मगर लेखक नहीं बदला। ये दर्जा था पंडित मुखराम शर्मा का। उनका एक सेट पैटर्न था, वो स्टोरी लाइन निर्देशक को सुनाते थे, अगर पसंद आई तो पूरी कहानी लिख कर दे देते थे। इस बीच में अगर किसी और की दखलंदाजी महसूस होती तो फिल्म छोड़ देते थे। इसी वजह से उन्होंने नया दौर छोड़ दी थी, क्योंकि जिस वक्त वो स्क्रिप्ट पर काम कर ही रहे थे, दिलीप कुमार ने स्क्रिप्ट सुनने की डिमांड की, मगर पंडित जी ने मना कर दिया क्योंकि तब तक कहानी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बहुत सी सुपरहिट सामाजिक फिल्मों की कहानी, स्क्रीन प्ले और संवाद लिखे। उनकी कामयाबी का रहस्य बस यही था कि वो विषय की गहराई में उतर जाते थे और कहानी में हर एंगल को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उतारते थे। स्क्रीन प्ले जहां फिल्मी मापदंडों पर खड़ा उतरता था, वहीं विषय के साथ भी पूरा इंसाफ करता था और संवाद भी बेहद प्रभावशाली होते थे। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में पनप रही बुराइयों को न सिर्फ उजागर किया बल्कि उनका समाधान भी सुझाया, और इस तरह कि दर्शक उससे रिलेट कर सके। शायद वो दर्शकों की नब्ज पहचान गए थे, इसीलिए इतने सक्सेसफुल थे। फिल्म फेयर अवार्ड्स के अलावा उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें जहां टीवी एंड सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन और इम्पा ने उन्हें सम्मानित किया, वहीं जी लाइफ टाइम अवार्ड भी मिला। मेरठ रत्न पुरस्कार से सम्मानित पंडित मुखराम शर्मा को 1961 में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा। 1958 की फिल्म तलाक से वो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी उतरे और संतान जैसी करीब 6 फिल्मों का निर्माण किया। हालांकि बतौर निर्माता उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली, ना ही उन फिल्मों को उम्दा फिल्मों की श्रेणी में गिना जाता है, मगर एक लेखक के रूप में जो दर्जा उन्होंने पाया उसकी तमन्ना हर किसी को होती है। 70 साल की उम्र तक काम करने के बाद 1980 में उन्होंने फिल्म नगरी को अलविदा कह दिया और मेरठ लौट गए। हालांकि उनकी लिखी हुई आखिरी 2 फिल्में नौकर और 100 दिन सास के भी सुपरहिट थीं, मगर ये फैसला तो उन्होंने बहुत पहले ही ले लिया था कि 70 साल के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगे। फिल्में छोड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य चलता रहा। उन्होंने बहुत सी कहानियां और उपन्यास लिखे। पंडित जी उसूलों के पक्के थे, मगर जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। फिल्मों में इतनी कामयाबी पाने, स्टार स्टेटस पाने के बावजूद उन्होंने कभी भी स्टार्स जैसे नखरे नहीं दिखाए। अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया, जिसका फल भी पाया। उनका एक सेट रूटीन था जिसका वो हमेशा पालन करते थे। पैसों का भी कोई लोभ उन्हें नहीं रहा, बल्कि जब एक बार इनाम में 5000 रुपए की रकम मिली तो पूठी के सरकारी स्कूल में दान कर दी। साल 2000 में 25 अप्रैल को पंडित मुखराम शर्मा का निधन हो गया। मगर पहली बार मैं ये बात कह सकती हूँ कि कोई तो था जिसकी फिल्म इंडस्ट्री ने कद्र की। आज ज्यादा लोग उनके नाम को ना जानते हों, मगर अपने समय में तो उन्होंने पूरा मान सम्मान और प्रसिद्धि पाई, और जिंदगी ही नहीं, मौत भी सम्मानजनक हुई। इतना भी मिल जाए तो काफी है।